देश के दुश्मनों ने फिर हमला बोला है। आज सुबह बम धमाके से दहल उठा बैंगलोर शहर। धमाका बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी एक बाइक में हुआ। धमाका बेहद तेज था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। हिंदुस्तान पर फिर आतंकी हमला। ब्लास्ट से दहला बेंगलोर। बीजेपी ऑफिस के बाहर धमाका। हमले से सकते में आईटी सिटी। सुबह 10:28। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के दफ्तर जगन्नाथ भवन में गहमागहमी तेज थी। तभी पूरा इलाका एक तेज धमाके से थर्रा उठा। धमाका दफ्तर से 100 मीटर दूर हुआ था। विस्फोट होते ही अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ब्लास्ट होते ही आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। आग में धू-धू कर जलती गाड़ियों की ये तस्वीरें ब्लास्ट की तीव्रता की कहानी बयान कर रही है। धमाके में बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी 2 कारें खाक हो गईं। वहीं खड़ी एक बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। चुनाव को देखते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ी पुलिस की एक गाड़ी भी सुरक्षित नहीं बच पाई। आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों के शीशे भी धमाके से चकनाचूर हो गए। पास की इमारतों के शीशे भी चटक गए। We heard a huge blast. Initially we thought it could be a transformer blast. We came running out to the street. When we found some 2 cars were on fire, we rushed very close to that because we realized there was a blast. So we did not want to take a chance whether it could be a bomb blast or a cylinder blast. एक बहुत मिंच जैसा फ्लैश आया, वो देखे तो क्या हो गया, क्या करके सोचने को दिमाग नहीं हो गया, ऐसा हो गया। बाद में आके इधर आके देखे तो बिल्डिंग गिरने जैसा हो गया। आके देखे तो पूरा आग लग रहा था। धमाकों की खबर लगी तो फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। खोजी कुत्तों को मौका वारदात पर सुराग ढूंढने में लगाया गया। पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई। लोगों को वहां से निकालने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन पुलिस को यह समझने में काफी देर लग गया कि यह आतंकी हमला है। शुरुआत में पुलिस इसी थ्योरी पर काम करती रही कि धमाका कार में रखी सिलेंडर में हुआ होगा। लेकिन धमाके की तीव्रता और आसपास के नुकसान को देखते हुए किसी के लिए भी ये भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। आखिरकार शुरुआती छानबीन के बाद जांच इस नतीजे पर पहुंची कि ये बम ब्लास्ट है और इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। विस्फोटक को बाइक में फिट किया गया था। It is a motorcycle blast because motorcycle is there and it has ripped apart. It seems to be a explosive plus incendiary bomb. Preliminary, we also were told that it is cylinder blast because the cars were burned, but the motorcycle is there and we feel that it is a blast. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक धमाके में एक पुलिसकर्मी समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई गई है। बेंगलुरु में बीजेपी के दफ्तर में आमतौर पर काफी भीड़ होती है। चुन की टिकटों का बंटवारा हो चुका था और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, इसलिए बुधवार के दिन यहाँ कम भीड़ थी, जिसकी वजह से तेज धमाके होने के बावजूद यहाँ नुकसान कम हुआ। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि धमाके के पीछे किसका हाथ है। धमाके का निशाना कौन था? बेंगलुरु से प्रतिभा रामन के साथ आज तक ब्यूरो। तो राहत की बात कि नुकसान कम हुआ, लेकिन धमाका तेज था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाइक पर 2 किलो ग्रेड 2 विस्फोटक रखा गया था। बड़ा सवाल यह है कि बैंगलोर ब्लास्ट के पीछे कौन है? शक की सुई आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन पर अटक गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को लगता है कि जिस तरीके से हैदराबाद में धमाकों को अंजाम दिया गया, वैसा ही तरीका बैंगलोर में भी अपनाया गया। बेंगलोर को दहलाने की साजिश किसने रची?
बेंगलोर में बीजेपी दफ्तर के बाहर किसने किया धमाका? धमाके के पीछे इंडियन मुजाहिदीन या फिर कोई और? क्या कर्नाटक के बीजेपी नेता थे निशाने पर? ये तमाम सवाल बेंगलोर पुलिस और धमाके की जांच में जुटी जांच एजेंसियों को मथ रही हैं। खोजी कुत्ते चप्पे चप्पे को सूंघकर दहशतगर्द की छाप तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से सबूत खंगालने की कोशिश हो रही है। जांच में जुटी पुलिस इलाके को घेर कर हर वो चीज इकट्ठा कर रही है जो देश के दुश्मनों का चेहरा बेनकाब कर सके। दिल्ली से पहुंची एनआईए टीम भी जांच में जुटी हुई है। अब तक किसी आतंकवादी संगठन ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन धमाके के लिए जिस शहर और जिस जगह को चुना गया, धमाके को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उससे शक की सुई सीधे इंडियन मुजाहिदीन की तरफ मुड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक धमाके पर आईएम की छाप नजर आ रही है, लेकिन सरकार और पुलिस अभी कुछ कहने को तैयार नहीं। I have instituted an inquiry in the police that a special secretary of the Home Department is inquiring into it. दरअसल इंडियन मुजाहिदीन पर शक की कई वजहें हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और पुणे इंडियन मुजाहिदीन के मुख्य टारगेट रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जितने भी आतंकवादियों से पूछताछ हुई है, इन शहरों के निशाने पर होने की बात सामने आई है। बेंगलोर में इंडियन मुजाहिदीन पहले भी दस्तक दे चुका है। 2008 में बेंगलोर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 2 साल बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में धमाका हुआ था। इसमें भी आईएम का नाम सामने आया था। संयोग देखिए, 17 अप्रैल को चिन्नास्वामी स्टेडियम ब्लास्ट की तीसरी बरसी थी। शक की उंगलियां इंडियन मुजाहिदीन की तरफ मुड़ गई है। पिछली बार जब बैंगलोर में ब्लास्ट हुआ था, तब भी आईएम का नाम आया था। ये अजीब संजोग है कि 17 अप्रैल को ही 3 साल पहले बैंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम पर यह ब्लास्ट हुआ था। इतना ही नहीं, आईएम के सरगनाओं की जड़ें कर्नाटक से गहरी जुड़ी हुई हैं। भटकल बंधुओं के रियाज और इकबाल का गांव भी कर्नाटक में ही है। इंडियन मुजाहिदीन का सरगना यासीन भटकल भी वहीं का है। यानी इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक और मास्टरमाइंड सभी के तार कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। मौका वारदात के मंजर से जाहिर होता है, विस्फोट की साजिश बेहद बारीकी से रची गई थी। इतनी बारीक साजिश को तभी अंजाम दिया जा सकता है जब स्थानीय स्तर पर सपोर्ट मिले। चूंकि इंडियन मुजाहिदीन का साउथ स्लीपर सेल कर्नाटक में काफी सक्रिय है, हैदराबाद में ये मॉड्यूल पहले ही धमाके को अंजाम दे चुका है। यही वजह है कि शक की सुई साफ साफ आईएम पर अटक रही है। ब्लास्ट के टारगेट पर गौर करें तो आईएम की थ्योरी और पुख्ता होती है। Target is 100%. I think target is BJP workers only. Because this is a BJP office in front of the BJP office. This is happening here. इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी छोटे छोटे धमाके कर ज्यादा नुकसान करने में कुख्यात रहे हैं। जिस तरह से चुनाव के बीच बीजेपी दफ्तर को चुना गया, उसमें भी आईएम की छाप नजर आती है। ये और बात है, नामांकन के आखिरी दिन ज्यादा भीड़ न होने की वजह से नुकसान मामूली हुआ। साफ है, बेंगलोर ब्लास्ट में शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन पर अटक गई है। हैदराबाद आतंकी हमले के आतंकवादी अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आए कि आतंकवादियों ने एक बार फिर कर्नाटक में हमला किया। जांच एजेंसियों ने फिर से दावा किया कि उनके हाथ मौके से मुआयना करने के बाद कुछ ठोस सबूत लगे हैं, वो जो आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी देंगे। बेंगलोर से प्रतिभा रामन के साथ धीरेन्द्र पुंडीर और दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। बैंगलोर में विस्फोटक बाइक पर रखे गए थे और याद कीजिए, इस साल फरवरी में हैदराबाद में हुए धमाके में साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। आईएम का ये खास मोडस ऑपरेंडी है। अगर बैंगलोर ब्लास्ट में आईएम का हाथ आधिकारिक तौर पर सामने आया तो फिर साजिश के तार सीमा पार बैठे देश के दुश्मनों तक पहुंच जाएंगे। तो आज का धमाका जो हुआ है बेंगलोर में, इस पर आईएम पर सीधे सीधे शक की सुई जा रही है। देश पर आतंकी हमला हो रहा है, देश परेशान है, दहला हुआ है, लेकिन हमारे नेताओं को सियासी नफा नुकसान की चिंता ज्यादा मालूम पड़ती है।
अगर बेंगलोर में बीजेपी दफ्तर के पास हुआ ब्लास्ट आतंकी हमला है तो यकीनन चुनाव में बीजेपी को सियासी फायदा होगा। ये देश की सियासत का आईना है। जब कर्नाटक का बेंगलोर शहर आतंकी हमले से दहला हुआ था, नेताजी को देश की चिंता कम, सियासी नफा नुकसान की चिंता ज्यादा थी। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद की ट्वीट पर बवाल होना ही था, हुआ भी। कांग्रेस ब्लास्ट पे भी सियासत कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद साहब अगर ये कह रहे हैं कि ब्लास्ट से बीजेपी को फायदा होगा, तो देश में जितने भी ब्लास्ट हुए हैं क्या कांग्रेस को उससे फायदा हुआ है? बीजेपी के तेवर से कांग्रेस को भी लग गया था कि उनके नेता ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लिहाजा शकील के बयान से पार्टी ने खुद को अलग करने में जरा भी देर नहीं की। ये चिंता की बात है, दुख की बात है और पूरे देश के लिए एक चुनौती है। उसे राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सर, लेकिन क्या शकील अहमद जी का बयान व्यक्तिगत बयान है उनका? मैं जो कुछ कह रहा हूं वो पार्टी की तरफ से कह रहा हूं। मामला ठंडा पड़ा तो शकील अहमद भी सफाई देने बाहर आए। मैंने कोई बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया। मैंने एक जो फैक्चुअल बात है कि आप हमारे मित्र हैं, अगर आपके घर के पास, आपके घर के नजदीक ब्लास्ट होता है तो स्वाभाविक बात है आपसे थोड़ी सी सिंपैथी होगी लोगों को। इसलिए मैं राजनीति में हूँ, 28 सालों से मैं एक्टिव राजनीति में हूँ, इसलिए मैं कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। अपने भाषणों में नेता हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि सांप्रदायिकता देश को बांटती है और दंगों और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि नेता हादसों के पीछे भी हमेशा नफा नुकसान जोड़ते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो विस्फोट के कुछ ही देर बाद शकील अहमद इससे होने वाले वोटों के फायदे नुकसान का हिसाब नहीं लगा रहे होते। शकील अहमद ने तो सफाई दे दी, लेकिन जरा बेंगलोर धमाके पर इन नेताओं का बयान सुन लीजिए। सबसे पहले तो माननीय गृह मंत्री जी को इस बारे में जानकारी देना चाहिए कि आपके प्रशासन के अंतर्गत ये घटना कैसे हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो किसकी सुरक्षा करेगी? अब बम फूटा कि पटाखा फूटा कि क्रैकर फूटा हम जानते नहीं है, ना हम वहाँ है तो उस पर हम क्या बोले। जब एक आतंकी हमले पर नेताओं का ऐसा नजरिया हो तो भला किस बिना पर देश आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करेगा। पटना से सुजीत झा के साथ अमिताभ सिन्हा और बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।